अवर लास्ट टाइम हम जो कर रहे थे रेजिस्टेंस वाला कंसेप्ट बेटे कंप्लीट किया था हमने। सो आर हमारा जो है दैट वी हैव कंप्लीटेड टू बी इक्वल टू रो इनटू एल अपॉन ए बेटा। आर आपका यहाँ पे बेटे रेजिस्टेंस है और रो आपका बेटा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है, एल लेंथ ऑफ द कंडक्टर, ए बेटे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर बेटे। सो डियर चिल्ड्रन यहाँ आपका जो रेजिस्टेंस है इसको हम बेटे ओम्स, इसका यूनिट ओम है, इसमें मेजर किया करते हैं। एंड यू माइट बी रिमेंबरिंग हमने कंडक्टेंस भी कल डिस्कस किया था। कंडक्टेंस जो है हमारा दैट इज डिनोटेड बाय जी, रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टेंस को कंडक्टेंस बोला था हमने बेटे। एंड वी फर्दर सेड दैट कि जो कंडक्टेंस है पुत्र आपका, अगर रेजिस्टेंस के यूनिट्स ओम हैं तो इसके यूनिट्स जो हैं ओम इनवर्स हो जाएंगे, या हम बेटे इनको यूनिट्स को बेटा ओम इनवर्स के साथ साथ साइमन भी लिख दिया करते हैं। और साइमन या हम बेटे इसको स्टिल उल्टा कर देते हैं, साइमन के साथ साथ इसको MHO लिख देते हैं, MHO। ये स्पेलिंग्स बेटे जो है उल्टे ऑर्डर में लिख देते हैं, ये आपका रेजिस्टिविटी कंडक्टेंस का यूनिट बन जाया करता है। इसके साथ ही साथ बेटे आपको याद होगा कल हमने बात की थी, हमारा जो ये वाला फॉर्मूला है इसको थोड़ा सा हमने बेटा जो कंसेप्ट है हमारा, ये बोर्ड पूरा दिख नहीं रहा मुझे लगता है, आई हैव टू रीएडजस्ट दिस बेटे। सो इस केस में आपने जो रो है दैट वाज R into A upon L बेटा, वी हैव completed this type of expression also। इसमें हमने कहा था कि L अगर आपका 1 मीटर है और A 1 मीटर स्क्वायर है then rho will be equal to R। और आई थिंक आपने डिफाइन किया था कि जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है या रेजिस्टिविटी जो है इट इज डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफ दैट कंडक्टर which has got 1 unit length, 1 meter length and area of cross section as बेटे 1 meter square। so ये चीज आपने बेटे लास्ट टाइम कंप्लीट कर ली थी। इसमें यहां तक आपका आई होप कि कोई डाउट कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगा बेटा। इसके बाद बेटे इस कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड एक न्यूमेरिकल करूंगा मैं पहले, फिर बेटे आगे डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सारे स्टूडेंट्स बेटे न्यूमेरिकल मेरे साथ साथ आप कर लीजिएगा। मैं पहले लिखूंगा स्टेटमेंट पार्ट न्यूमेरिकल का, देन आई विल बी सॉल्विंग, फिर वैसा ही न्यूमेरिकल आपको एक दे देता हूं, आप उसको कंप्लीट करना बेटा, ठीक है जी पुत्र। आइए देखें न्यूमेरिकल है बेटे हमारा, एक कॉपर वायर हैविंग लेंथ small l, a copper wire having length small l and area of cross section and area of cross section capital A has a resistance capital R। This copper wire is redrawn. This copper wire is redrawn। इसको बेटे रीड्रॉन का मतलब है कि इसको पहले मेल्ट किया गया है, मेल्ट करने के बाद इससे एक नई वायर बनाई गई है दोबारा इसको मेल्ट करने के बाद। रीड्रॉन सच दैट the new wire has length twice the original wire। ओरिजिनल वायर या कंडक्टर जो है बेटा उसके कंपैरेटिवली डबल लेंथ कर दी गई है। सो कैलकुलेट न्यू resistance and
रेजिस्टिविटी बेटे, आपको नया रेजिस्टेंस भी निकालना है और बेटे नई रेजिस्टिविटी भी निकालनी है। दिस इज द क्वेश्चन बेटे एज सच। सो बेटा आइए इस न्यूमेरिकल को देखें सॉल्व करके कि कैसे हमने बेटा ये सारे का सारा जो है ये डिस्कशन कंप्लीट करना है, कैसे हम बेटा ये न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। बेटे बहुत ही ध्यान से सारे बच्चे देखिएगा। इमेजिन कर लीजिए मेरे पास बेटे ये जो वायर की बात की गई है, कॉपर वायर की जिसकी बात की गई है हमारा यहाँ पे स्टेटमेंट पार्ट में, इमेजिन कर लो बेटा ये आपका कॉपर वायर है ये, और कॉपर वायर जो है इट हैज गॉट से ए लेंथ बेटे इक्वल टू स्मॉल एल। बेटा कॉपर वायर का लेंथ आपको स्मॉल एल रादर दे रखा है और आप एल इसका लेंथ बोल देते हो कॉपर वायर का, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसका बेटे ए के बराबर है। इट हैज बीन गिवन टू यू दैट कि इसका रेजिस्टेंस जो है आर के बराबर है, आर इज द रेजिस्टेंस, ये स्टेटमेंट में आपको दे रखा है। लेंथ इसका बेटा एल है, एरिया ए है और रेजिस्टेंस इसका आर है। सो वी कैन राइट दैट बेटा हमारा जो आर है दिस इज इक्वल टू रो इंटू एल अपॉन ए। बड़े ध्यान से समझिएगा, ये मेरे पास एक पीस ऑफ चौक है, आप इसको अगर कॉपर का वायर इमेजिन कर लो, इस कॉपर के वायर को मैंने मेल्ट कर लिया पहले, फिर इसको रीड्रॉ करूंगा और लेंथ मैंने इसकी डबल कर दी अब नई जब इसकी कॉपर की वायर बनाई। इसका मतलब ये हुआ बेटे कि जितना इसका मटेरियल का वॉल्यूम है, वॉल्यूम में तो कोई चेंज नहीं ना बेटे आ रहा, क्योंकि इसी को मैं मेल्ट करके नया वायर बना रहा हूं। अगर वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आ रहा, इस वायर का वॉल्यूम पहले है कितना, पहले वाली का, इसकी लेंथ को इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आप देख रहे हो ये, इसके साथ आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपके पास बेटे इसका वॉल्यूम आ जाएगा। वैसे भी वॉल्यूम हमारा लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट ही होता है ना। सो ये अब आपका सिलेंड्रिकल नेचर का वायर है, आप इसके लेंथ को इसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको बेटा वॉल्यूम मिल जाएगा। सो आई विल से दैट बेटा इनिशियल वॉल्यूम जो है आपके वायर का, इनिशियल वॉल्यूम आपके वायर का जो है इसको मैं V बोल देता हूं, इट विल बी इक्वल टू A इंटू एल हो जाएगा बेटा। देन ये वॉल्यूम निकालने के बाद बेटा अब आ जाइए हम अपने नए वायर की बात करें जिसको आपने रीड्रॉ करके बनाया है। जो नया वायर आपने ड्रॉ किया था, रादर रीड्रॉ किया था, लेट मी ड्रॉ दैट वायर आल्सो। इमेजिन ये अब आपका नया वायर दिस वन, इसकी लेंथ एल डैश के बराबर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसका मान लीजिए ए डैश के बराबर है। ये दो चीजें आपको दी गई हैं। अब बच्चों देखो जो नई वायर बनाई है, बनाई तो ये पुरानी को मेल्ट करके ही है, इसका मतलब है इसका जो वॉल्यूम है इस वायर का, लेट इट बी वी डैश, ये आ जाएगा एल डैश इंटू ए डैश के बराबर आएगा। पहला वायर का वॉल्यूम हमने ये निकाला, नई वायर का वॉल्यूम ये आ गया। अब बेटे देखो मटेरियल तो उतना ही लगा है, वॉल्यूम में तो कोई चेंज आएगा नहीं। सो यू विल से दैट V डैश आपका V के बराबर रहेगा, और अगर V डैश आपका V के बराबर रहेगा, आपको स्टेटमेंट में दिया गया है कि जो नया लेंथ है L डैश, इट इज ट्वाइस द इनिशियल वैल्यू ऑफ लेंथ। आप स्टेटमेंट पार्ट चेक करिए, L डैश आपको डबल द इनिशियल लेंथ ऑफ द ओरिजिनल वायर दिया गया है। सो आपने V डैश आपका जो है L डैश इंटू A डैश, इसको L इंटू A के बराबर बेटा सब्स्टिट्यूट किया। अब आप L डैश की वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पे, L डैश आपका ट्वाइस L के बराबर है, A डैश ऐसे ही रह गया, L इंटू A आपको ऐसे ही लिखना पड़ेगा। जब आप ये लिख देते हो तो बेटे आपका लेंथ दोनों तरफ कैंसल आउट हो जाएगा, एंड न्यू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A डैश आपके पास जो है दिस इज A डिवाइडेड बाई 2। आपको एरिया नहीं दिया हुआ था स्टेटमेंट में, ये हमने नया निकाला है
दोनों वायर्स के, इनिशियल वाले के और ओरिजिनल वायर के वॉल्यूम्स का कंपैरिजन करके बेटा। बच्चों फिर से सारे स्टूडेंट्स ध्यान से सुनिएगा। ये इनिशियल वायर था, ये हमारे पास इलोंगेट होने के बाद वायर बना है। आपने दोनों का वॉल्यूम तो क्योंकि सेम है, वॉल्यूम को आपने जस्ट कंपेयर कर दिया। वॉल्यूम को कंपेयर करके आपने नया एरिया निकाल लिया, नई लेंथ आपको ऑलरेडी दे रखी है। अब बेटा ये जो आपका इक्वेशन था, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 कह देता हूं। इनिशियल वायर का जो रेजिस्टेंस है इसको मैंने आर बोला है, इस आर को मैंने इक्वेशन नंबर 1 कह दिया। बेटे डियर चिल्ड्रन, सारे स्टूडेंट्स को यहां तक बेटे क्लियर है? अखिलेश, बलजिंदर, भावना, विषम, विषम 10th डी का इधर कहाँ आ गया आज गलती से, भूमिका, दक्ष, ये 10th डी का विषम इधर बेटे गलती से आ गया लगता है। भूमिका बेटे यहां तक सारे क्लियर है पुत्र, सारे बच्चों को? ओके बेटा। एंड इसके बाद बेटे अब देखिए, नई वायर का रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी आपको दोनों निकालनी है। बेटे बच्चों एक छोटा सा काम और करिए, साथ साथ आप अपना ना कॉपी पेन लेकर ये स्टेप्स जरूर लिखिए, सॉल्व करिए, उससे फिर आपको ना साथ ही साथ प्रैक्टिस हो जाएगा, आपको सब्जेक्ट के ऊपर जो है कमांड अच्छा हो जाएगा आपका बेटा। सो अब बेटे रेजिस्टेंस ऑफ द न्यू वायर, नई वायर आपने जो बनाई है रीड्रॉ करके, इसका रेजिस्टेंस आप आर डैश कह दीजिए, क्योंकि हमें पता नहीं है, लेंथ एल डैश है, एरिया ए डैश है, तो रेजिस्टेंस भी आर डैश आपको देखना पड़ेगा। इट विल बी इक्वल टू रो, रो तो आपके मटेरियल की प्रॉपर्टी है, बदलेगी नहीं। एल डैश ए डैश आपने लिख दिया एज सच बेटा। अब आप एल डैश की और ए डैश की वैल्यूज पुट कर दीजिए। आर डैश रो एल डैश इज ट्वाइस एल, ए डैश इज ए डिवाइडेड बाई 2 बेटा। आप इसको एडजस्ट कर लीजिए अब इन टर्म्स को। आप जब एडजस्टमेंट करोगे आपको मिलेगा आपका जो आर डैश है बेटे, दिस इज आर डैश, इसको एक्सप्रेशन को मैं बेटे रीराइट कर रहा हूं, 2 और 2 4 हो जाएगा, रो एल अपॉन ए हो जाएगा बेटा। आप इस चीज को देखिए, इक्वेशन नंबर 1 में ये आपने आर के बराबर लिखा हुआ है। सो यू विल से दैट बेटा यूजिंग इक्वेशन 1, आपका जो आर डैश है दिस इज 4 टाइम्स आर। मतलब जब आपने अपने वायर का लेंथ इंक्रीज कर दिया, बढ़ा दिया है, तो उसका रेजिस्टेंस 4 गुना हो गया है इनिशियल वैल्यू से। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इनिशियली आपके वायर का रेजिस्टेंस 10 ओम था, तो अब उसका रेजिस्टेंस बच्चों कितना हो गया जी? 40 ओम के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये 4 गुना हो रहा है। फर्दर मोर बेटे आपको क्वेश्चन में रेजिस्टिविटी के बारे में भी कहा गया है कि नई रेजिस्टिविटी भी वर्कआउट करिए। तो डियर चिल्ड्रन, रेजिस्टिविटी जो है इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल, इट डजंट डिपेंड अपॉन द डायमेंशंस। ना तो ये लेंथ पे डिपेंड करती है, ना ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंडेंट होती है। सो यू विल से दैट बेटा रेजिस्टिविटी विल रिमेन द सेम बेटा। इसमें बेटे कोई भी चेंज रेजिस्टिविटी में नहीं आएगा। सो इस तरीके से बेटे आप न्यूमेरिकल कर सकते हो। ऐसी टाइप के न्यूमेरिकल आपको पेपर में बहुत पूछे जाते हैं, तो यू आर टू बी एक्स्ट्रा केयरफुल व्हाइल डीलिंग विद सच टाइप ऑफ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। सो बिफोर आई कम अप विद द न्यू डिस्कशन, आई थिंक बेटे हमने ओम्स लॉ कर लिया हुआ है ना? यस बेटा, ओम्स लॉ भी है। ओके, एक बेटे मैं न्यूमेरिकल और करूंगा, इसके साथ रिलेटेड तो नहीं, थोड़ा डिफरेंट होगा, फिर मैं बेटे आगे हमारा नेक्स्ट डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सो स्टेटमेंट पार्ट सारे स्टूडेंट्स जरूर लिखिएगा बेटे। वंस अगेन, कैलकुलेट द resistivity of the material of a wire, calculate the resistivity of the material of a wire having length 2 meters, area
of cross section. This CS is for cross section. Area of cross section 2 mm. mm का मतलब होता है बच्चों मिलीमीटर. And resistance 10 ohm. बेटे देखो स्टेटमेंट में आपको दे दिया गया है कि रेजिस्टिविटी कैलकुलेट करिए वायर की. वायर का लेंथ 2 मीटर के बराबर है और वायर का बेटा जो डायामीटर रादर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ये 2 mm है और रेजिस्टेंस वायर का 10 ओम आपको दिया हुआ है. बेटे जब भी आप कोई भी न्यूमेरिकल करें, जो चीज आपको कैलकुलेट करनी है उसको फॉर्मूला में पहले सॉल्व कर लेते हैं. ऐसे कर लेते हैं बेटा, जरा ध्यान दीजिएगा. R is rho into L upon A. You intend to calculate this rho. सात्विक बेटे ये मैसेजेस प्लीज बंद करिए. सात्विक बेटा मैसेजेस बंद करिए प्लीज और काम के ऊपर फोकस करो और काम के बाद बात करते हैं. ठीक है जी. रो आपके पास आ जाएगा R इंटू A अपॉन L. ये आ गया बेटे आपके पास रो. आप रो निकालना चाहते थे, यहां से आपने एडजस्टमेंट किया. इट विल बी देन R इंटू A अपॉन L. अब आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए जो आपको दी गई है. आपको बेटे देखो R जो है दिस इज गिवन टू बी 10 ओम, ये दिया गया है आपको. और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपका जो है 2 mm है. mm स्क्वायर होना चाहिए था क्योंकि एरिया है बेटा ये. मेक इट स्क्वायर. एरिया आपके पास आ गया जी 2 mm का स्क्वायर. 2 मिलीमीटर जो है 10⁻³ होता है. तो ये इसका आप स्क्वायर करोगे तो -3 और आ जाएगा, ये -6 हो जाएगा. देन आपको जो लेंथ है दिस इज गिवन टू बी 2 मीटर्स. आप ये सारी वैल्यूज पुट कर दीजिए आप अपने रो के एक्सप्रेशन में. रेजिस्टिविटी आपको मिल जाएगा. रो इज इक्वल टू R 10 ओम था. एरिया आपके पास है 2 10⁻³ और -3 -6 हो गया डिवाइडेड बाई let me beta again write the value of L which is 2 meters. 2 से 2 कट गया. रो इज 10⁻⁻ ओम मीटर. और इसको बेटे आप माइनस मीटर मत कंसीडर करिए, इसको आप बेटे कंसीडर करिए स्लैश. हाइफन डाला है बीच में मैंने. सो बेटे वंस अगेन मैं यही आपको बेटे बार बार कह रहा था कि जो चीज आपको कैलकुलेट करनी है आप पहले फॉर्मूला में सॉल्व करके उसको लेफ्ट साइड पे ले आइए, उसके बाद वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए. ऐसा करने से बेटे जो हमारे न्यूमेरिकल में एरर होने के चांसेस जो हैं वो बेटे कम हो जाते हैं. सो इन दिस मैनर हम बेटा ये सारे का सारा डिस्कशन कंप्लीट कर सकते हैं. So dear students, let us further focus upon our new idea बेटा. आपने देखिए ओम्स लॉ में IV और VI ग्राफ दोनों बना लिए थे लास्ट टाइम और आपने और भी काफी इनके साथ रिलेटेड बातें की थी. अब बेटे मैं फोकस करूंगा हमारा जो रेजिस्टेंस है ये टेम्परेचर के साथ पुत्र कैसे वेरी करता है. लेट अस फोकस अपॉन दिस कंसेप्ट. वेरिएशन ऑफ द रेजिस्टेंस विद टेम्परेचर बेटे. आइए देखें वेरिएशन ऑफ R विद टेम्परेचर. टेम्परेचर के साथ आपके मटेरियल का कंडक्टर का रेजिस्टेंस किस हिसाब से वेरी कर जाएगा. लेट अस कंसंट्रेट अपॉन दिस बेटा. इमेजिन कर लीजिए लेट बेटा R1 जो है इट इज द रेजिस्टेंस एट T1 डिग्री सेंटीग्रेड. आपका इनिशियल टेम्परेचर आपने T1 बोल दिया है. T1 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो रेजिस्टेंस है ये मैंने R1 बोल दिया. R2 जो है
let it be the resistance at T2 degree centigrade. It means कि जो टेम्परेचर में चेंज है, चेंज इन टेम्परेचर आपका फिर कितना हुआ बेटा, T2 माइनस T1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर चेंज हुआ बेटा। और रेजिस्टेंस कितना बदल गया, ये दो वैल्यूज हैं। आप कह सकते हो चेंज इन रेजिस्टेंस जो है, दिस इज फाइनल रेजिस्टेंस माइनस इनिशियल रेजिस्टेंस बेटा। ये आपके पास चेंज आ रहा है। मैं बेटे फिर से आपको सारे पैरामीटर्स एक बार बता दूं पुत्र। आपके पास कोई कंडक्टर है या कोई रेजिस्टर है, आपने उसका रेजिस्टेंस पहले मेजर कर लिया रूम टेम्परेचर पे। रूम टेम्परेचर को आपने T1 डिग्री सेंटीग्रेड बोला और रेजिस्टेंस आपने R1 निकाल लिया, खत्म हो गई बात। उसके बाद आपने क्या किया, टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया रूम का, आपने कोई हीटिंग डिवाइस लगा दिया होगा और आपका टेम्परेचर T2 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया, रेजिस्टेंस बदल के R2 हो गया। हमें नहीं पता नया रेजिस्टेंस कितना है, हम निकालना चाहते हैं कि रेजिस्टेंस कितना हो गया है। और बच्चों टेम्परेचर तो आप ही खुद बदल रहे हो ना, आपको पता होगा कि टेम्परेचर में कितनी चेंज लेके आए हो आप। 10 डिग्री 20 डिग्री या 50 डिग्री का चेंज आया है, जो भी आया है हमने T2 माइनस T1 लिख दिया। देन बेटा चेंज इन द रेजिस्टेंस आपका R2 माइनस R1 है। अब बेटे एक्सपेरिमेंट करके, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके ये देखा गया है कि जो चेंज इन द रेजिस्टेंस है R2 माइनस R1 जो है, आपका रेजिस्टेंस कितना चेंज हो गया है, इट इज डायरेक्टली डिपेंडेंट अपॉन द इनिशियल वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस। ये शुरू में रेजिस्टेंस कितना था इस पे डिपेंड करता है सीधा सीधा। और दूसरी बात, इट डिपेंड्स अपॉन द चेंज इन द टेम्परेचर T2 माइनस T1। मतलब आपने टेम्परेचर कितना चेंज कर दिया इस बात पे भी डिपेंडेंट है। तो ये दो मेरे पास इक्वेशंस बन गई हैं बेटा, मैं दोनों को इकट्ठे कर रहा हूं, कंबाइन कर रहा हूं। आई विल गेट R2 माइनस R1 इज प्रोपोर्शनल टू R1 इंटू T2 माइनस T1 बेटा, ये चीज बन गई। अब बेटे मैं क्या करता हूं, ये साइन है मेरे पास प्रोपोर्शनैलिटी का साइन, इसको रिमूव कर देता हूं। आई विल गेट प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट बेटा। सो आई विल हैव R2 माइनस R1 इज इक्वल टू अल्फा, ये मैंने हटा दिया। दिस इज नाउ द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी बेटे, अल्फा। R2 माइनस R1 इज इक्वल टू अल्फा R1 T2 माइनस T1। अल्फा जो है इट इज बेटा कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, प्रोपोर्शनैलिटी एंड अल्फा जो है आपका, अल्फा इज बेटे योर कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी एंड इज नोन एज टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। मैं लिख देता हूं बेटा, अल्फा इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी एंड इज नोन एज टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस बेटे इसको बोल देते हैं। आइए अब थोड़ा और आगे बात करके देखें कि आपका जो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस है, अगर हम इसके बारे में और जानना चाहें हमें क्या इंफॉर्मेशन मिलेगा इसके बारे में। बेटे देखो ये एक्सप्रेशन को मैं थोड़ा सा रीराइट कर रहा हूं। ये मेरे पास था R2 माइनस R1, दिस इज इक्वल टू अल्फा कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी R1 T2 माइनस T1 था बेटा। अब यहां से मैं अल्फा निकाल लेता हूं, इट इज R2 माइनस R1 अपॉन R1 इंटू T2 माइनस T1। बेटे डियर चिल्ड्रन, अगर आप ध्यान से देखो अल्फा क्या चीज बनी फिर हमारी, अल्फा जो है इट इज द रेशियो ऑफ द चेंज इन द रेजिस्टेंस R2 माइनस R1 पर यूनिट ओरिजिनल रेजिस्टेंस पर डिग्री राइज इन द टेम्परेचर। मैं इसको बेटे और तरीके से भी लिख सकता हूं, आइए थोड़ा मैं आपको और गाइड कर देता हूं। वी कैन इवन राइट दिस एक्सप्रेशन इन दिस मैनर आल्सो बेटा।
अल्फा जो है आपका, दिस इज डेल्टा आर। डेल्टा का मतलब चेंज होता है ना बेटा, कि कितनी चेंज आ गई है। ये देखिए R2 माइनस R1 आपको चेंज इन द रेजिस्टेंस दे देता है, मैंने इसको डेल्टा आर लिख दिया, डिवाइडेड बाई इनिशियल वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस R1 into delta T. This is the rise in the temperature or change in the temperature. So बेटे मैं कैसे डिफाइन कर पाऊंगा? I can say that temperature coefficient of resistance alpha is defined as the change in resistance per unit initial resistance per degree rise in temperature. सो ये बेटे मुझे अल्फा के बारे में और इंफॉर्मेशन मिल गई। अब थोड़ा सा आप और ध्यान दीजिएगा, अगर आप डेल्टा आर रेजिस्टेंस में चेंज है, इसके यूनिट्स की बात करोगे तो बेटे ये ओम में आएगा आपका यूनिट डेल्टा आर का। अल्फा के यूनिट्स की बात कर रहा हूं बेटे मैं। अल्फा के यूनिट्स के लिए आपको डेल्टा आर के यूनिट्स की जरूरत पड़ेगी। डेल्टा आर आपका ओम में है और ये R1 इट इज आल्सो इन ओम। चेंज इन द टेम्परेचर आपका पर डिग्री सेंटीग्रेड था, सो आपने इसको पर डिग्री सेंटीग्रेड लिखा, पावर 1 लिख दिया, ओम से ओम कट गया। सो अल्फा के यूनिट्स क्या बन गए हैं बेटा? पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर, इसको मैंने पावर को -1 कर दिया। सो दिस इज हाउ यू कैलकुलेट फॉर योर अल्फा। बच्चों हमारा बेसिक पर्पस यहाँ पर अल्फा को डिफाइन करना या इसके बारे में और बात करना नहीं था, मैं कुछ और आपको बताना चाहता था। बेसिकली मैं ये कहना चाहता हूँ बेटे कि अल्फा जो है आपका, ये मेटल्स के लिए बेटे पॉजिटिव होता है। आइए मैं थोड़ा आपको, बेटे ये एक्सप्रेशन आपने लिखा होगा ना, ये सारा लिख रखा है, मैं यहाँ से थोड़ा सा और इसमें चेंज करके इसको लिख रहा हूँ। जरा देखिए R2 आपका फाइनल रेजिस्टेंस था ना बेटा, आप यहां से फाइनल रेजिस्टेंस भी निकाल सकते हो R2, इट विल बी इक्वल टू R1। इस R1 को आप उधर ले गए प्लस अल्फा R1 इंटू T2 माइनस T1 आपको मिला बेटा। ध्यान दीजिएगा, इट इज अल्फा R1 T2 माइनस T1 आपको मिल गया। और अगर मैं थोड़ा सा इसको और मॉडिफाई कर दूं बेटे, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा वंस अगेन, राइट साइड पे मेरे पास देखो R1 दोनों टर्म्स में है, इसमें भी है इसमें भी है। R1 को मैंने कॉमन लिया, इट इज 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1 को मैं डेल्टा T लिख देता हूं। ये मेरे पास नया बेटा रेजिस्टेंस आ गया। और याद रखिए अल्फा जो है ये मेटल्स के लिए पॉजिटिव होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो resistance will also increase, especially in the case of the metals. So we will say that for metals resistance will increase with the rise in temperature. आपके नॉलेज के लिए बता दूं, सेमीकंडक्टर्स हमने पढ़े थे बिल्कुल बिगिनिंग में, उनके लिए अल्फा बेटे जो है वो नेगेटिव होता है। मतलब सेमीकंडक्टर्स के लिए अल्फा जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, नेगेटिव होने की वजह से रेजिस्टेंस कम होगा और सेमीकंडक्टर्स की कंडक्टिविटी बढ़ती चली जाएगी। उनका रेजिस्टेंस नहीं बढ़ेगा, उनका कंडक्टेंस बढ़ेगा। फिर से ध्यान दो, ये मान लो मेरे पास कॉपर का कंडक्टर है, सिल्वर का या आयरन का या एल्युमिनियम का है। इसका टेम्परेचर आप इंक्रीज करोगे तो इसका रेजिस्टेंस बढ़ेगा क्योंकि ये मेटल है। अगर ये सेमीकंडक्टर है, सिलिकॉन का बना हुआ है या जर्मेनियम का बना हुआ है, इसका टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो इसका रेजिस्टेंस बढ़ेगा नहीं, कम होगा। दिस इज व्हाट आई वांट टू से। सो बेटे आप सेमीकंडक्टर्स की अगर बात करोगे तो सेमीकंडक्टर्स के लिए अल्फा आपका नेगेटिव होता है, ये बात याद रख लेना बेटा।
अब आपको क्वेश्चन पूछा जाता है पुत्र, बड़े ध्यान से सुनिएगा। आपको पूछा जाता है कि आप स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस कॉइल जो है वो कॉन्स्टेंटन या मैगानिन की क्यों बनाते हैं। क्वेश्चन इज दैट बेटा, व्हाई द स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस कॉइल्स आर मेड फ्रॉम कॉन्स्टेंटन और मैगानिन। बेटी कॉन्स्टेंटन या मैगानिन यूज करके क्यों बनाते हैं। आप क्वेश्चन लिख लीजिए, फिर मैं बेटे डिटेल में करवाऊंगा, नेक्स्ट टाइम करवा देता हूं। क्वेश्चन नोट कर लीजिए बेटे। डियर ऑल, एक्सप्लेन व्हाई द स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस कॉइल्स आर मेड। एक्सप्लेन व्हाई the standard resistance coils are made by using constantan और मैगानिन। ये बेटे हमारी दो अलॉयज हैं, ये मेटल्स नहीं है। इनको क्यों यूज करते हैं मुझे याद दिलाना, फिर नेक्स्ट टाइम बेटे मैं यहां से स्टार्ट करूंगा। सो आई होप कि आपका टाइम बेटे नेक्स्ट पीरियड के लिए। हाँ जी, भूमिका कुछ कहना चाहती है। भूमिका बेटे आप अनम्यूटेड हैं, बेटा बोलिए। सर ये क्वेश्चन फिर से एक बार रिपीट कर दो। हाँ जी बेटे, एक्सप्लेन व्हाई द स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस कॉइल्स आर मेड फ्रॉम कॉन्स्टेंटन और मैग्नीन। अलॉयज तो मैंने आपको बताने के लिए लिखा था कि ये मेटल्स नहीं है, अलॉयज है। ठीक है बेटा। ओके सर। बेटे यस सर। आपका नेक्स्ट पीरियड का टाइम कितने बजे का है। सर 9:45। आई थिंक 9:45 हो गए हैं ना बेटा। सो नेक्स्ट टाइम बेटे मिलते हैं। थैंक यू ऑल बेटा। ओके सर। ओके बेटे, थैंक यू ऑल बेटे।